नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज बात करेंगे उपायों की, आज बात करेंगे समस्याओं की और उनके समाधान की। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज मैं आपके पास बहुत सारी समस्या लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें उपाय ज़रूर बताए जाएं। अगर हमारी ये समस्या है तो उसका उपाय जो है एक जर्नल उपाय बताया जाए, चाहे वो प्रोफेसर गुरदीप साहब अगर बोलते हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। तो प्रोफेसर साहब, आज का मेरा पहला सवाल ये है, पहले सुख की ही बात करूँगी जो लोग नहीं जानते। प्रोफेसर साहब, हेल्थ को लेकर, हेल्थ जैसे कि मैं भी कई बार सैर करती हूँ तो आके शरीर थका थका रहता है। तो आजकल देखते हैं प्रोफेसर, बच्चों को बहुत खांसी हो रखी है। बच्चे भी सैर करते हैं, कई बार वादियों में जाके बैठते हैं, कई बार पार्क में जाके बैठते हैं या मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, लेकिन फिर भी इस मशीनरी को ठीक करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो उसके लिए आप ज़रूर उपाय बताएं। बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने बात की हेल्थ के ऊपर। देखिए, अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। गेहूं को काटा जाता है, बैसाखी आती है और खुशियों के त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं नवरात्रों के बाद। लेकिन बीमारी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें होती हैं। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं, साथ में उपाय की बातें हैं। बहुत कम लोग हैं जो इतनी सारी बातें आपको साइंटिफिक रीजन से समझाएंगे। मैं आपको साइंटिफिक रीजन से समझाऊंगा। फसल की कटाई होती है। जब फसल की कटाई होती है, धूड़, मिट्टी, कंकर हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं। जो हवा चलती है इस वक्त, वो सूखी हवा चलती है। अप्रैल के महीने में सूखी हवा चलती है और साथ में क्या लेकर आती है? धूड़, मिट्टी, कंकर। सैर का जो समय है शेफाली जी, वो समय होना चाहिए सूर्य उदय से पहले पहले। जी बिल्कुल, क्योंकि सूर्य उदय से पहले पहले अगर होगा तो वो अमृत वेला होता है। ऐसे अमृत वेला नहीं बोला गया किसी को। जी बिल्कुल, वो अमृत कहते हैं। उस वक्त अमृत धरती के ऊपर आता है, येलो लाइट नीचे आती है। जी सैर का समय सूर्य उदय से पहले पहले आधा घंटा, सूर्य उदय से पहले घंटा और 15-20 मिनट जब सूर्य उदय हो जाता है उस वक्त। और आप सबको पता नहीं होगा, आज से 50 साल पहले या 25 साल पहले लोग क्या करते थे? खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाया करते थे। आजकल तो गुड़ भी नकली आने लगा, मसालों वाला आने लगा। पहले ऐसा नहीं होता था। गुड़ इसलिए खाया जाता था, इस मौसम में गुड़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना घट्टा इस मौसम में आपने धूड़ मिट्टी अंदर लाया, खाने के बाद गुड़ खाना अमृत का काम करता है। और हमारा जो खून है साफ़ होता है, जो मिट्टी कंकर है वो नीचे बड़ी आंतड़ी के द्वारा बाहर चला जाता है। तो ये तो मैं उपाय भी बताऊंगा। पहले आपको समझा दूं क्या चल रहा है, हम इस वक्त क्यों बीमार हो रहे हैं। इसलिए इस महीने में शाम के समय सैर करनी खतरनाक होती है। लोग कहते हैं, कई दफ़ा होता है कि खाना खाने के बाद शाम को बाहर निकल जाते हैं। वो धूड़, मिट्टी, कंकर जितने भी आप अपने अंदर लेके जा रहे हो खाना खाने के बाद। पहली बात तो रात का खाना होना ही नहीं चाहिए। हाँ, इस वक्त जो कनक कहते हैं ना, कनक की कटाई की जाती है गेहूं की, तो गेहूं पहले हमारे ज़माने में क्या किया करते थे? जो पहले की बात बोलूं, पहले 1 साल पहले की कनक को लिया जाता था। एक ड्रम होता था बड़ा सा, उसमें गेहूं को इकट्ठा किया जाता था। पूरा साल वो गेहूं खाते थे। जब नई कनक आती थी उसमें डालते थे, फिर उसको धीरे 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 खाना शुरू करते थे। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जैसे गेहूं आती है वैसे ही चक्कियों पे जाती है। कंपनी वाला कुछ अपना कंपनी का आटा, कुछ अपनी कंपनी का आटा, आपको गेहूं वैसे ही खिलाया जाता है, पुराना गेहूं नहीं खिलाया जाता। सूर्य की तपस को सहना, ऐसी सह लोगे आप। कहते हैं ना, मैं भी बोलता हूँ, ईस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है जी, लेकिन किसके लिए अच्छा होता है? उनके लिए अच्छा होता है जिसका सूर्य पहले से बलवान बैठा हो और तब सह रहा हो बच्चा, उसको ईस्ट फेसिंग है। हर एक इंसान ईस्ट फेसिंग मकान में नहीं फल सकता, क्योंकि सूर्य की तपस को सहना बहुत ज़्यादा कठिन है।
तो पहले हमारी दादी थी, नानी थी, मुझे याद है अभी तक, गेहूं पुराना निकालते थे, उसको छज होता था, उनसे छटा जाता था, उससे कोकड़ू निकाले जाते थे। पंजाबी है भाई, मैं पंजाबी हूं, तो मुझे मेरे अंदर से वो पंजाबी भाषा खुद ब खुद बाहर ना आ जाती है। कोकड़ू होते कुछ ऐसे होते, जोंक जैसे होते, उसको बाहर निकाला जाता था, छज से छाना जाता था। छानने के बाद फिर उसको धोया जाता था। धोने के बाद फिर एक चारपाई होती थी, मंजी जिसको हम बोलते थे, उसके ऊपर चादर बिछा के सुखाया जाता था। सुखाने के बाद फिर चक्की पे किया जाता था। चक्की के ऊपर मैं भी जब जाता था तो मेरा निकनेम लक्की था, तो मेरी भी उसके ऊपर वाइट रंग का जो बोरा होता था उसके ऊपर मेरा नाम लिख देते थे, ये उसकी कनक है। ऐसे पहले ऐसे होता था। और कभी ज़िंदगी में शुगर, ब्लड प्रेशर, खून की बीमारी, ये बहुत कम बीमारियां हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आपने गेहूं जैसे ही आया, 1 साल पुराना अपने घर पे रखा, उसको छाना और उसको धुलाई की, उससे कंकर वगैरह बाहर निकाले। और जो छानना होता था, हम ना गेहूं को ना क्या करते हैं, पीस के छानते थे। तो पहले इतना मोटा मोटा छाछ नहीं होते थे, और सब कुछ उसका छिल्लड़ भी हम खुद खाते थे। देखिए, तो पहले ऐसे खाना खाए जाते थे। आजकल ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अलोप हो चुकी हैं, पुरानी संस्कृति हमारी जो है। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने लाता हूँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमको सिखाई गई। जी। अब आई बात, क्या उपाय करना चाहिए अगर सेहत ठीक करनी है? तो अप्रैल के महीने में जितना गेहूं दान करते हो, आपकी सेहत ठीक होती है। क्योंकि अप्रैल के महीने में सूर्य उच्च का होता है, और सूर्य उच्च का कहते हैं ना, बहुत अच्छा होता है, इंसान तेजस्वी होता है। क्या तेजस्वी होता है? किसी के साथ बनने नहीं देता। कोई इंसान उसकी बात को कहता है, यार ये तो गुस्से से बात करता है। क्या सूर्य अच्छा होता है मेष राशि में? जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, 99% एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे सूर्य उच्च का आ गया, तू तो तपस्वी बन गया, तेरा नाम होने वाला, तेरा ये होने वाला है, वो होने वाला है। अगर उसके ऊपर बुरे ग्रह की दृष्टि आ गई या बुरा ग्रह साथ में आ गया, तो जितना क्या बताऊं, खराब ही होता है। लेकिन मैं खराब नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करता हूँ। तो उसको सहने के लिए अगर आप इस महीने जब तक सूर्य मेष राशि में होता है तो उसका दान करना चाहिए। देखिए, अगर आप बोलोगे, कईयों किताबों में लिखा है, कई की उदाहरणा है, कहते हैं अगर उच्च का ग्रह हो तो उसका दान पुण्य नहीं करना चाहिए। इसके पीछे थोड़ी सी साइंटिफिक की बातें बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास गेहूं 10 क्विंटल है, 1 साल का 10 क्विंटल, यानी कि 1000 किलो। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। 1000 किलो गेहूं मेरे पास साल का है, क्योंकि मेरा सूर्य उच्च का है, तो 10 क्विंटल मेरे पास गेहूं पड़ा है। तो जो मेरी साल की मैं खाता हूं, वो मैं खाता हूं 1 क्विंटल। बहुत ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 9 क्विंटल मेरे पास ज़्यादा है, यानी कि 900 किलो गेहूं मेरे पास ज़्यादा है। तो कहते हैं सूर्य उच्च का है, दान नहीं करना, दान नहीं करना। जो 900 किलो गेहूं है वो सड़ा दो, गाल दो, किसी के और काम आ ही ना सके। ये साइंटिफिक रीजन से समझाया मैंने आपको। हमेशा ज़िंदगी में बात याद रखिए, कभी भी किताबी बातें नहीं करनी चाहिए। जो बात ओरिजिनल है, जो बात आपके मन को, कहते हैं ना, घट में राम बैठा है, जो बात अंदर से निकलती है वो सत्य होती है। मैं कभी किताबी बातें नहीं करता, मैं हमेशा यही बताता हूँ जो आपको अच्छी लगे, आपके फ़ायदे में हो। जो आप कोई भी कार्य करें वो आप तरक्की करो, कामयाबी हो। लेकिन मैं सबको बोलता हूँ, अगर कोई इंसान मेरा प्रोग्राम ही देख रहा है, मेरे पास नहीं आ सकता, वो वैसे ही ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मन को जो बात अच्छी लगती है वो करता है, उपाय करता है, वो ठीक हो जाता है। तो मेरे पास ऐसे हज़ारों कॉल आते हैं जो प्रोफेसर साहब हमने आपके दर्शन नहीं किए, हम आपके पास आए नहीं, लेकिन आपने जो जो उपाय टीवी पे बताए, जो जो उपाय आप चैनल के ऊपर बताते हो, हम करते हो, हम ठीक हो रहे हैं और आपके नक्शे कदम पर ऊपर हम चल रहे हैं। तो देखिए, मैं तो आपके लिए करता हूँ। ये हमारे लिए एपिसोड करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। आज 10-12 दिन हो चुके एपिसोड नहीं हुआ हमारा,
लेकिन कोशिश मैंने की। मैंने शेफाली को आज सुबह बोला, मैंने कहा एपिसोड बहुत करने वाले हैं, 2-3 एपिसोड इकट्ठे कर लेते हैं क्योंकि समय तो हमारे पास होता नहीं है। लेकिन शेफाली जी बोलते किसके ऊपर करना है, मैंने कहा जो आपका दिल करे, चाहे उपाय ही बोल दीजिए, उसके ऊपर मैं साइंटिफिक रीजन से समझाऊंगा आपको। तो आज मैंने आपको गेहूं का दान बोला। गेहूं का दान शेफाली जी करना कब है ये भी साथ के साथ बता दूं, नहीं तो बाद में शिकायतें रहती हैं। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बहुत सारी बातें एक साथ हमें बता दी, लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल रह के इसके ऊपर मैं तो बहुत सारे आज मन में सोच रखे थे कि इतने सारे क्वेश्चन प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा एपिसोड निकल जाएगा। प्रोफेसर साहब, ये दान पुण्य आप पहले बता दीजिए, फिर ही मैं अपना सवाल लूँगी। संडे के दिन करना चाहिए, रविवार के दिन सुबह 8:15 से पहले पहले, जितनी आपकी क्षमता है। गुड़ के साथ अगर गेहूं हो जाए, दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गेहूं अकेला भी कर सकते हो। 1.25 किलो कर दीजिए, 800 ग्राम कर दीजिए, 10 किलो कर दीजिए, 5 किलो कर दीजिए, ये आपकी क्षमता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी हम दान पुण्य करने जाते हैं, कहते हैं आजकल मंदिरों के पुजारी भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, हम नहीं लेते, कोई क्या कर रहा है, हम नहीं लेते। धार्मिक स्थान पे मैं बोल देता हूँ, लेकिन धार्मिक स्थान पे कुछ लोग अब परहेज़ करते हैं, कहते हैं कि हमने नहीं रखना। तो आपको एक बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, कहाँ जहाँ पे आपके अनाज की कदर ना हो तो वहाँ पे दान नहीं करना चाहिए। वृद्ध आश्रम बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, असली गुरु बुजुर्ग होता है हमारे बुजुर्ग। वृद्ध आश्रम में जहाँ पे अनाज अगर आप देकर आते हो तो वो बुजुर्ग जब आपका अनाज खाएंगे तो उनका जो सूर्य है पेट भरेगा, तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। देखिए पेट सूर्य होता है, तो वहाँ पे दान पुण्य करना चाहिए जहाँ पे आपके दान पुण्य की कदर हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम कहाँ पे करें, समझ नहीं आती, कहाँ पे जाएं। स्कूल में गरीब बच्चे ढूंढिए जिनके घर में बेचारे के पास अनाज नहीं होता, उनको 20 किलो अनाज देके ये आपने खाइए। किसी के पास भी, जिसके पास जिसको ज़रूरत है, जब भी मैं जाता हूँ झुग्गी झोपड़ी वाले के पास, मैं कभी भी ऐड नहीं करता कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरी फ़ोटो खींचिए, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये दीजिए। हाँ, किसी ने मेरे बारे अच्छा बोला तो उसकी मैं वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँ, मुझे ये पखंड लगते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। आप कहीं भी जाइए, मैं तो जाता हूँ, कभी झुग्गी झोंपड़ी, कभी भी कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। कैसे? एक अनाज जो एक जट होता है, जो किसान होता है, वो अनाज जब उठाता है तो उसके बीच में छिट्टे कुछ रह जाते हैं बड़े बड़े, वो बेचारे गरीब लोग छोटे छोटे छिट्टे उठाते हैं तो सड़क के ऊपर इकट्ठे कर देते हैं। जब गाड़ी निकलती है तो सड़क से क्या होता है, उसके अनाज दिखता तो वो अनाज इकट्ठा करते तो घर में खाने के लिए लेके जाते हैं। देखिए आजकल ये होता है क्योंकि अप्रैल के महीने में ये चीज़ें होती हैं, तो अगर आप उनको भी दान करते हो, कोई भी गरीब को जो आपको लगे कि वाकई में, पहली बात तो भगवान आपको भेजेगा ही उसके पास जिसको आपकी ज़रूरत होगी। तो कहते हैं पिछले जन्म का, अगले जन्म का लेखा जोखा तो यहीं पर ही है। अगर आप दान पुण्य करते हो, ज़रूरत किसी की पूरी करते हो, गेहूं का दान। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि कर्म ही हमारा साथ देते हैं, कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। तो प्रोफेसर साहब बात है हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर। क्या आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया कि आजकल लोग जो है वो गुड़ खाना भूल गए हैं। तो कहते हैं कि प्रोफेसर साहब अगर पचाने की क्षमता हमारी बॉडी में कम हो तो गुड़ खा लेना चाहिए, जितना भी खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो प्रोफेसर साहब अगर बात करें सूर्य के साथ राहु, आपने बात की कि 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, यानी कि 14 मई तक ये जो सूर्य देव हैं वो मेष राशि में रहेंगे। तो प्रोफेसर साहब अगर सूर्य के साथ अभी जो है राहु देव भी चल रहे हैं, तो क्या हम ये उपाय कर सकते हैं? शिफाली जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ग्रहण योग चल रहा है जी, तो ग्रहण योग कब से शुरू होगा, असली ग्रहण योग कब से शुरू होगा शिफाली जी? जी बिल्कुल, क्योंकि राहु देव 1 डिग्री के हैं, तो जो सूर्य देव वो भी 1 डिग्री 1 के डिग्री हैं। के हैं। लेकिन राहु देव 1 डिग्री के बैक यानी कि 29 डिग्री में मेष राशि में है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, तकरीबन बात कर रहा हूं मैं। तो जो सूर्य देव है आज 14 तारीख से शुरू हुए हैं, आज तकरीबन मान के चलिए 19 तारीख हो गई, तो 4-5 डिग्री सूर्य देव निकले होंगे, 5 डिग्री तक पहुंच गए। यानी कि अभी राहु और सूर्य की दोनों की पकड़ में नहीं आए,
वो कब आएंगे? जब सूर्य देव 15 डिग्री डिग्री के के हो होंगे। जाएंगे, तब ग्रहण योग होगा। देखिए, डिग्रियों को हमेशा समझिए। तो सूर्यदेव 15 डिग्री के कब होंगे? जब 1 तारीख आएगी, 1 मई। देखिए, तो सूर्यदेव तकरीबन मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि 14 को आए तो 16 तारीख को भी हो सकती है, यानी कि 16 डिग्री की भी हो सकती है 1 तारीख को। मैंने अभी पंचांग नहीं पढ़ी, मैं अंदाजे से, क्योंकि आज 19 तारीख का, मैं 1 तारीख की बात कर रहा हूँ, तो लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसलिए 14-15 डिग्री के तकरीबन 1 तारीख को होंगे। अगर 1 तारीख को 14-15 डिग्री की होंगे, तब ग्रहण योग शुरू होगा। उस वक्त का किया हुआ दान आपका लगेगा, राहु शरारतें नहीं करेगा। हाँ, राहु क्या चीज़ है? राहु के ऊपर एपिसोड मैं करना चाहता हूँ, ग्रहों के ऊपर एपिसोड करना चाहता हूँ। मैंने बोला था जब मैंने बाहर पौधों के नीचे एपिसोड किया था, और बहुत डीपली समझाऊंगा ग्रह क्या चीज़ है। आप डरते हो राहु से, शनि से, सूर्य से नहीं डरते, गुरु से नहीं डरते, ये सभी आपको बताऊंगा कि ग्रह क्या चीज़ हैं, आपके ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, और आप अगर वहम करते हो, दिमाग में बातें बिठाते हो, वो कैसे घटित होती हैं। ये सारी बातें दिमाग का चक्कर है जो आपको घुमा रहा है। इसको शांत करूंगा, लेकिन असली राम की बात सुना करो, जो आपके घट के भीतर बैठा हुआ है, आपके हृदय के भीतर बैठा हुआ है, जो 1 सेकंड के लिए भी सोता नहीं है। अगर वो सो जाए कुछ सेकंड के लिए, तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए सो जाओगे। तो बहुत बड़ी बातें हैं, बताऊंगा जैसे शेफाली जी मेरे से पूछते रहे। जी प्रोफेसर साहब, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु का मेल है, मान लीजिए अभी सूर्य देव चल रहे हैं मेष राशि में और राहु देव भी मेष राशि में चल रहे हैं, और जन्म कुंडली में जो इंसान ऐसे ग्रह लेके बैठे हैं, कहते हैं कि सूर्य और राहु का मेल हो, इंसान जो डिजर्व करता है उसको नहीं मिलता। तो प्रोफेसर साहब, क्या ये वाकई ऐसा होता है कि सूर्य और राहु का मेल हो, इंसान जो डिजर्व करता है उससे वाकई ही नहीं मिलता? शेफाली जी, एक बात याद रखनी है, पराशर ज्योतिष को कभी नहीं भूलना, जो बेस है, जड़ है जी। जहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं, अगर गोचर के ग्रह उसके ऊपर से गुजरते हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं होते। अगर सूर्य और राहु देव पहले से कुंडली में बैठे हुए हैं, सूर्य और राहु देव का मेल आ रहा है, तो थोड़े से खराब जरूर होते हैं। लेकिन अगर दिमाग में बैठा लिया जाए खराब है तो खराब होंगे। अगर दिमाग में बैठा लिया नहीं, मेरे सूर्य देव तो उच्च के होकर बैठे हुए हैं, इतनी डिग्री के होकर बैठे हुए हैं, ऊपर से प्रोफेसर साहब ने इतना बढ़िया उपाय बता दिया, अब मैं दान पुण्य करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। देखिए, ये पॉजिटिविटी आपको अपने हृदय में बैठे हुए भगवान के साथ जोड़ती है और कभी भी बुरा घटित नहीं होने देती। पॉजिटिविटी आपकी, अगर आप वहमों में फंसे हुए हो, हाँ मेरे तो साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, वो कभी भी, जो अगर कहीं बुरा लिखा है तो बुरा जरूर होगा, 100% होगा। जी प्रोफेसर, बात आती है हेल्थ इशू की, तो आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है, गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो आपने अभी गेहूं के बारे में बहुत अच्छा बताया, तो मैं चाहती हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को जाते जाते ये उपाय भी बता दें कि ये समस्या से कैसे निजात पाई जाए। शेफाली जी, बहुत ध्यान से सुनिए, बातें बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। मेरा एपिसोड कुछ लोग कहते हैं कि मैं 3-3 दफ़ा देखता हूं तभी मुझे समझ आती है, क्योंकि आपकी कुछ बातें मेरे ऊपर से गुजर जाती हैं। जी बिल्कुल। शेफाली जी, मैंने अभी भी बोला कि समस्या कहाँ से शुरू होती है। जैसे कि अप्रैल के महीने में गेहूं कटाई होती है, तो आप ऐसे ही गेहूं खाते, तो समझ लीजिए गर्मी आपके भीतर आएगी। पीलिया, इस वक्त जॉन्डिस ज़्यादा होता है, तो इस वक्त गन्ने, भगवान ने बहुत बढ़िया विधि बना रखी है, अभी गन्ना भी साथ में लगा दिया। अगर आपका लीवर की प्रॉब्लम है तो गन्ने का रस पीजिए। देखिए, भगवान साथ के साथ आपको वो चीज़ें देता है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है, जब कभी गर्मी पेट में आती है, तो गर्मियों में गर्मी पेट में आएगी, गर्म चीज़ें खाओगे तो गर्मी, गेहूं होता है, गेहूं कम से कम खाना चाहिए। तभी नवरात्रे आते हैं, आपको कहते हैं कि साफ पेट रखिए, खाना पीना कम कर दीजिए अगर आप तंदुरुस्त होना चाहते हो। तो गैस की समस्या, पेट की समस्या कब होती है? जब हम, शेफाली जी आपको पता है कि कुछ लोग सेब खाते हैं, उसका छिलका उतार के खाते हैं। जी बिल्कुल। कुछ लोग कोई भी फ्रूट खाते हैं, उसका छिलका उतार लेते हैं। जो छिलका उतारने वाला होता है वो उतारिए, ज़्यादातर कोशिश कीजिए छिलके खा लीजिए। जैसे कि गेहूं का छिलका भी आप उतार के खाते हो तो सीधी आग पेट में डाल रहे हो। जो छिलका होता है वो आपकी आग को ठंडा करता है। तो इसलिए
आटे का जो छानते हो ना, वो छानना बंद कर दीजिए। मोटा मोटा आटा खाइए तो देखिए, एक तो आपको लगेगा जैसे दलिया खा रहे हैं। भाई दलिया मुझे अच्छा लगता है, गुड़ वाला दलिया हो। तो ऐसा क्या करते हैं कि जब हम उपल का छिलका खाते हैं तो उससे कभी भी आपके पेट की प्रॉब्लम जितनी भी है ठीक हो जाती है। ये तो मैंने आपको परहेज़ बताया, उपाय ज़रूर बताता हूँ। तो पेट की समस्या के लिए आपने क्या करना है, मैंने पहले बताया, गुड़ और कनक का, गेहूं का दान करने से पेट की समस्या, सूर्य भी ठीक हो जाता है, मन परेशान रहता है, नौकरी की प्रॉब्लम, वो सब कुछ दूर हो जाता है अगर गुड़ और गेहूं का दान किया जाए। इससे पेट की समस्या भी दूर होती है। लेकिन सुबह उठते समय आप अगर 2 अमरूद के पत्ते खाते हो, हम काई से पैदा हुए हैं तो काई हमारे भीतर जरूर होनी चाहिए। सिल्ली जीव है हम। एक जीव ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो हज़ारों सालों तक जिंदा रहता है। चाहे आग में डाल दो, चाहे कहीं भी डाल दो, वो जिंदा रहता है। वही से ही हम पेड़ पौधे, मनुष्य, जितने जानवर, वो उसी से ही पैदा होते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा, कहते हैं ना, पेट के अंदर जितने भी जीवाणु हैं, आपको जो बीमारियां देते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो घास होती है ना, घास, एक घास का जो पत्ता होता है छोटा सा, वो हज़ारों ऑक्सीजन छोड़ता है हमारे लिए। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मुंह के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा चक्कर है भाई। अगर इनको नहीं समझोगे, कोई भी कुत्ता बिल्ली जब बीमार होते तो घास की पत्तियां को चाटते हैं, वही खाते हैं। तो आप भी ऐसा कीजिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, पत्ते कौन से खाइए, ये आपको मैं बताता रहूँगा। पेट की समस्या के लिए, गैस के लिए, मैंने आपको बोला सुबह खाली पेट आपने 2 अमरूद की पत्तियां खानी है और आटा बिना छाने हुए ही खाना है अगर आप पेट की समस्या से दूर होना चाहते हो। दान का मैंने पहले बताया, गुड़ और गेहूं दान करते हो, पेट की समस्या नहीं होगी। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया कि हम अपनी मशीनरी को, यानी कि सेहत को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हमने बहुत सारे उपाय जो हैं इसी एपिसोड में आपको बताए हैं। तो जल्द ही हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।